अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डेंजरस टाइम्स। तो इस एडिटोरियल में क्या बात कर रहा है, वो ये बात कर रहा है कि 2024 जो था वो बहुत ही डेडलीस्ट ईयर था जर्नलिस्ट के लिए। सीपीजे की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मुल्कों में 124 जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है। इसराइल ने सबसे ज़्यादा मतलब 85 जर्नलिस्ट को कत्ल किया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान और सूडान जो है वो दूसरे नंबर पर था। तो वो इन्हीं को लेकर जो है पूरे एडिटोरियल में डिस्कस कर रहा है कि आखिर क्या रीज़न है। वो कह रहा है कि एक रीज़न ये भी है कि सोशल मीडिया जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मिस इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। हर जगह आपको झूठी खबरें नज़र आएंगी, जिस वजह से लोगों का ना प्रोफेशनल जर्नलिज्म के ऊपर जो है वो भरोसा बिल्कुल उठ गया है। और क्या हुआ, और पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी और भी कम हो गई है। अब आप खुद देखें कि 2024 में 6 जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ है। तो हो क्या रहा है, जो हुकूमत है, दूसरी ताकतें हैं, वो सब मीडिया को दबाने के लिए लगी हुई है। इसके लिए वो ख़राब तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही है, तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है। तो ये एडिटोरियल हमें वार्न करता है कि अगर जर्नलिज्म को दबाया गया तो करप्शन और नाइंसाफ़ी जो है वो कभी एक्सपोज ही नहीं हो सकेगी। तो बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में एडवांस्ड वोकैब भी है, आपको फॉर्मल राइटिंग स्टाइल जो है वो भी देखने को मिलेगा, की फ्रेजेस भी इस्तेमाल हुई हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में। तो अगर आप चाहते होगे कभी भी फ्यूचर में आपको इस टॉपिक पर बात करने का मौका मिले, जैसे मीडिया फ्रीडम हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो ये वाला जो एडिटोरियल है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। इससे आपकी स्पीकिंग भी बेटर होगी, राइटिंग भी बेटर होगी। और राइटिंग कैसे बेटर होगी? लिखने से। आपने इस एडिटोरियल को रीड करना है, इसके बाद इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो चलें अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है स्पीकिंग द ट्रूथ, कहता है ये जो सच बोलना है ना, शुड नेवर बी अ डेथ सेंटेंस, कि कभी भी इसकी सज़ा जो है वो मौत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा सेंटेंस बना हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो है इसकी वर्ब पड़ी हुई है। तो इस सिंपल से सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा है? यही बात कर रहा है कि ये जो सच बोलने का काम है ना, ये जो सच बोलना है, इससे किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी को सजाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखो ना, तो आपको आइडिया होगा कि इसने क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ किया है। इसने ये स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसमें उसने मेंशन किया है कि डूइंग समथिंग, कोई जो काम है ना उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो रिजल्ट है वो ये नहीं होना चाहिए। मतलब किसी एक्शन को उसके कॉन्सिक्वेंस से ये लिंक कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, हेल्पिंग अ फ्रेंड शुड नेवर बी अ बर्डन, कि दोस्त की मदद करना जो है वो बर्डन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक एक्शन को मेंशन करना है और यहाँ पे आपने उसके कॉन्सिक्वेंस को मेंशन करना है। तो ये जो चीज़ नज़र आ रही है हेल्पिंग, ये जेरेंट है। जेरेंट जो है वो अपना ऑब्जेक्ट रख सकती है, इसलिए हेल्पिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रेंड है। मदद करना, किसको मदद करना? दोस्त को, ठीक है। शुड नेवर बी अ बर्डन, तो यहाँ पे हमने उसके कॉन्सिक्वेंस को मेंशन कर दिया। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है कि स्पीकिंग द ट्रूथ जो है उसका ये कॉन्सिक्वेंस जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अब आप फॉलो करें और इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बनाएं। कह रहे द मोस्ट रीसेंट, कहता सबसे ताज़ा तरीन, क्या? फिगर्स, कहता ये जो नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स? कहता पब्लिश्ड बाय द कमेटी, जो कि पब्लिश हुए थे इसके ज़रिए, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट। ये वाली जो कमेटी है ना, टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, इसके ज़रिए जो पब्लिश किए गए थे। हाईलाइट, वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो नुमाया कर रहे हैं किस चीज़ को? दैट, ये कि लास्ट ईयर, जो पिछला साल था, वॉज द डेडलीस्ट ईयर, वो सबसे खतरनाक साल था। किसके लिए? फॉर रिपोर्टर्स के लिए, एंड मीडिया वर्कर्स, और मीडिया वर्कर्स के लिए, एवर सिंस द कमेटी स्टार्टेड कीपिंग ट्रैक ऑफ जर्नलिस्ट किलिंग्स अबाउट 30 years अगो। तो इसमें वो क्या बात कर रहा है? इसमें ये बात कर रहा है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी ना इनके ज़रिए, सीपीजे के ज़रिए, 2024 जो था वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साल था जर्नलिस्ट के लिए। कब से? कहता जब से इसने शुरू किया था, जब से ये जो ग्रुप था इसने शुरू किया था जर्नलिस्ट डेथ्स को रिकॉर्ड करना। मतलब कब से? 30 साल पहले से। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, फिगर्स, ये हाईलाइट करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द फिगर्स हाईलाइट, क्या हाईलाइट करते हैं? यहाँ पे उसने पूरी की पूरी क्लॉज लिख दी है।
क्या क्लॉज थी वो मैंने आपको बता दिया कि जो लास्ट ईयर था वॉज द डेडलीस्ट ईयर। फिर फोर लगा के उसने बताया किसके लिए था, फिर एंड लगा के इसने एक और नाउन फ्रेज को जोड़ा मीडिया वर्कर्स के लिए, फिर उसके बाद इसने मज़ीद डिटेल प्रोवाइड की। तो इस तरह से करके इसने ये पूरे का पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया है। देखो ये जो वर्ब आपको नज़र आ रही है ना हाईलाइट, इसका मतलब क्या होता है? देखो हाईलाइट से मिलते जुलते और भी बहुत से वर्ड्स हैं, जैसे अंडरस्कोर करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना। इन सब का मतलब है जोर डालना किसी चीज़ पे या किसी चीज़ पे रोशनी डालना, किसी चीज़ को नुमाया करना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। अगर मैं हाईलाइटर पकड़ के इसको हाईलाइट करती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप सबकी जो तवज्जो है ना वो इस लफ्ज़ की तरफ खींच रही हूँ। तो यही होता है हाईलाइट जब इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और डेडलीस्ट क्या होती है, मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा। देखो अगर आपने राइटिंग करनी है ना, आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग भी बिल्कुल ये एडिटोरियल जैसी होने लग जाए जैसे ये राइटर्स लिखते हैं, तो आपने क्या करना है, जो सेंटेंस आपके सामने पड़ा हुआ है आप इसी को सामने रखो और इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दो। तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी राइटिंग जो है उसमें कितनी बेहतरी हुई है। और किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि इनके राइटर्स कौन है, तो ये मैं बता दूं, इनके राइटर्स के नेम्स जो हैं, एडिटोरियल के राइटर्स के नेम नहीं मेंशन होते। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको। अब वो कह रहा है द सीपीजे नोट्स, जो सीपीजी है वो लिखता है दैट ये कि एटलीस्ट कम अज़ कम 124 जर्नलिस्ट वर किल्ड, 124 जो जर्नलिस्ट थे वो मारे गए थे। कहाँ? कहता इन 18 कंट्रीज, 18 मुल्कों में। कब? कहता इन 2024, 2024 में। फिर कॉमा, कहता रिफ्लेक्टिंग, शो करते हुए, दिखाते हुए, सर्चिंग लेवल्स को, ऐसे लेवल्स को जो कि सर्चिंग है, जो कि बढ़ रहे हैं, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ के? ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज़ के, पॉलिटिकल अनरेस्ट, सियासी बेचैनियाँ, कहता है एंड क्रिमिनलिटी वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया भर में जो जुर्म है, जो क्रिमिनलिटी है, इस चीज़ को वो दिखाता है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है जो सीपीजी है वो इस चीज़ को लिखता है कि कम से कम 124 जर्नलिस्ट को मारा गया 18 मुल्कों में 2024 में। कहता जब इसने इस चीज़ को लिखा, जब इस चीज़ को नोट किया या हमारे सामने लेकर आया, तो साथ साथ वो इस चीज़ को भी दिखा रहा था। ये दिखा रहा था, हमें शो कर रहा था कि ये जो चीज़ें हैं इनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो दो काम जो है वो एक साथ हो रहे थे। तो अब आइए आपको समझ कि जो सीपीजी है उसने जब नोट किया था, सीपीजी ही रिफ्लेक्ट कर रहा था, यही चीज़ हमें नोट कर रहा था और यही चीज़ हमें दिखा रहा था, शो कर रहा था। और वर्ड किल्ड यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट करने का मतलब आप ये समझ लो कि शो कर रहा था, दिखा रहा था। अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ पीस, आप इसको फसाद भी समझ लो। और क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल से बना है क्रिमिनलिटी, मतलब क्या चीज़ हो सकती है आप सबको पता है, ये जुर्म की बात कर रहा है। उसके बाद फुल स्टॉप, मतलब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखें। कह रहा है गिवन, ध्यान में रखते हुए, इट्स डिसरिगार्ड, मतलब उसकी जो बेपरवाही है उसको देखते हुए। अच्छा, किस चीज़ के लिए? फॉर इंटरनेशनल लॉ, इसके लिए, एंड ह्यूमन राइट्स, इसके लिए। अब एम डैश लगा के अब ये कुछ बताना चाह रहा है, कुछ मजीद तफसील देना चाह रहा है या कुछ जोर डालना चाह रहा है। एज वेल एज, कहता साथ ही साथ, इट्स रूटीन एंगेजमेंट इन वॉर क्राइम्स, कहता ये जो इसकी रूटीन एंगेजमेंट है, मतलब ये इसकी जो आम शिरकत है इन वॉर क्राइम्स में शामिल होने की। फिर एम डैश क्लोज, कहता इट इज़ अनसरप्राइजिंग, कहता ये हैरानी की बात नहीं है। क्या? दैट ये कि द इजराइली मिलिट्री वॉज द वर्स्ट ऑफेंडर, कि ये जो थी ना इसराइल की जो आर्मी थी सबसे बुरी मुजरिम थी। कॉमा, कहता बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन, एक बड़े फर्क के साथ। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? कहता ये जो इसकी डिसरिगार्ड करना है, मतलब इसको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की और ह्यूमन राइट्स की, मतलब इंसानी हकूक़ की, और साथ ही साथ इसका जो मुलविस होना है वॉर क्राइम्स में। फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, कहता ये हैरानी की बात नहीं है कि ये जो इसराइल की फ़ौज है वो सबसे बड़ी मुजरिम थे, कहता एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। गिवन क्या चीज़ होती है ये मैं पिछले बहुत सारे एडिटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गिवन का मतलब क्या होता है।
गिवन जो होती है इसका मतलब होता है किसी चीज को देखते हुए, किस चीज को देखते हुए या किस चीज को ध्यान में रखते हुए, वो इसके आगे आप मेंशन करोगे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया। अगर गिवन के बाद दैट लगा हो तो आपको पूरी की पूरी क्लॉज को मेंशन करना पड़ेगा कि किस चीज को ध्यान में रखते हुए। वो पूरी एक क्लॉज होगी, मतलब एक सब्जेक्ट भी होगा उसमें और एक वर्ब भी होगा। अब यहाँ पे जो है खाली गिवन है, तो वो ये कह रहा है इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो अब ये जो एम डैश के बाद ये दूसरी एम डैश है, असल में देखो इसने दो चीज़ों की तो बात कर दी ना कि वो डिसरिगार्ड करता है, उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं है, इंटरनेशनल लॉ की या ह्यूमन राइट्स के। तो अब इस चीज़ पे जोर देने के लिए ना इसने यहाँ पे एम डैश लगाया, क्योंकि ये इस बात पे जोर देना चाह रहा है ये जो वॉर क्राइम्स करता है इसराइल, तो इसलिए इसने एम डैश लगाया और एम डैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। और ऑफेंडर कौन होता है? वो पर्सन, उसको कहते हैं जो क्राइम करता है, ठीक, जो गलत काम करता है। आप रॉन्ग डूअर भी बोल सकते हो, आप कल्प्रिट भी बोल सकते हो उसको, मुजरिम, गुनहगार, आप सब कुछ ये बोल सकते हो उसको। देखो अब ये वाला जो सेंटेंस है ये कैसे बना है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। गिवन के बाद उसने कॉज लिखा है, ठीक है, वजह लिखी है, और उसके बाद उसने इट इज़ अनसरप्राइजिंग लिखा है। इसका मतलब है कि हैरानी की बात नहीं है। और क्या हैरानी की बात नहीं है? उसका इफेक्ट, कि ये जो चीज़ थी ये वजह बनी थी और ये इसका अफेक्ट निकला था, ये उसका असर निकला था। इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं। अब ये देखो, वो कह रहा है ये जो चीज़ है ना वजह, ये जो चीज़ है जिसको आपने गिवन के साथ मेंशन किया है, गिवन द लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि लोग जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते, इसकी कमी है एक्सरसाइज की, कोई वर्जिश नहीं करता, फिर कॉमा, उसके बाद वो कह रहा है इट इज़ अनसरप्राइजिंग, तो ये हैरानी की बात नहीं है। क्या हैरानी की बात नहीं है? दैट लगा के उसने पूरी क्लॉज मेंशन की है, दैट ये कि मैनी पीपल आर गेनिंग वेट, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गेन कर रहे हैं वेट को, मतलब उनका वजन इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये इसको गौर से देखो, ये जो चीज़ हो गई ये कॉज हो गई है, ये वजह हो गई है, और ये जो चीज़ है ये इसका इफेक्ट है, ये इसका असर है। तो अब जो है ना आई होप कि इस तरह के सेंटेंसेस जब आपको नज़र आएंगे ना न्यूज़पेपर में, आपको समझ आ जाए कि इसमें ये कॉज और इफेक्ट का भी कोई ना कोई लिंक है, ठीक है। ये आपने अब आप खुद फाइंड करने हैं। इसके ऊपर आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे आप ये भी कह सकते हो गिवन द हाई प्राइसेस इट इज़ अनसरप्राइजिंग दैट पीपल आर बाइंग लेस, कि आप ये चीज़ को कॉज बना रहे हो, वजह बना रहे हो कि प्राइसेस हाई हैं, इसलिए ये हैरानी की बात नहीं है कि लोग जो हैं वो कम खरीद रहे हैं। तो अब आई थिंक ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो ये इसकी कॉज थी और ये इसका इफेक्ट था, ये वजह थी, इसलिए तो ये जो है वर्स्ट ऑफेंडर था। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है अ टोटल ऑफ 85 जर्नलिस्ट, कहता जो टोटल है ना उसमें जो 85 जर्नलिस्ट हैं। अब ये क्या चीज़ होती है ना टोटल ऑफ, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कहता वर किल्ड, वो मारे गए कहाँ? कहता इन द इजराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस लड़ाई में। कहता इन 2024 में, ऑल एट द हैंड्स ऑफ, किसके हाथों? इजरायली मिलिट्री, इनके हाथों, इजरायली फौज के हाथों। अब देखो ये सेंटेंस बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सिंपल से बात कर रहा है, कह रहा है कि 2024 में जो इजरायली गजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें जो 85 जर्नलिस्ट थे वो मारे गए थे, और मारने वाला कौन था? इजरायली आर्मी। अच्छा अब इस चीज़ को देखो, अ टोटल ऑफ, ये क्या चीज़ है? देखो अ टोटल ऑफ के बाद आपने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है। आपने ये बताना है कि कितनी चीज़ों का टोटल, जैसे यहाँ पे 85 जर्नलिस्ट की बात कर रहा है, कितने टोटल जर्नलिस्ट थे? 124, और उसमें कितने? 85 जर्नलिस्ट की ये बात कर रहा है। ये जो टोटल है ना 85 जर्नलिस्ट का, ये मारे गए थे। अब वो कह रहा ऑफ द टोटल, कहता इस पूरे में 82 वर पैलेस्टीनियंस, जो 82 थे वो फ़लस्तीनी थे, वाइल 3 वर ऑफ अदर नेशनैलिटीज़, तो वो जो बाकी के थे ना, जबकि 3 थे दूसरी कौमियत के। अब वो कह रहा है कि जो पूरे थे ना, इस पूरे में जो 82 थे वो फ़लस्तीनी थे, और जो 3 थे ना वो दूसरी कौमियत से उनका ताल्लुक था। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ देखने की बात नहीं है। कहता अलार्मिंगली, अलार्मिंगली का मतलब ये समझ लोगे खौफनाक तौर पर या हैरानकुन तौर पर बात कर रहा है वो। कहता पाकिस्तान रैंक्ड एट नंबर 2, पाकिस्तान जो था वो दूसरे नंबर पर आया, फिर कॉमा अलोंग विद, किसके साथ? सूडान के, फिर कॉमा, कहता किस लिए दूसरे नंबर पर आया? कहता फॉर द मोस्ट जर्नलिस्ट फैटलिटीज़,
कि जितनी भी जर्नलिस्ट से रिलेटेड जो फर्टिलिटी हुई हैं, जो अमवात हुई हैं उसमें। तो अब वो असल में ये बात कर रहा है जो कि ये हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान है वो सेकंड मोस्ट डेंजरस कंट्री है जर्नलिस्ट के लिए। तो ये बात की है इसने इस लाइन के अंदर। अच्छा, अब ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पे इसने फर्टिलिटी का वर्ड यूज़ किया है। देखो, एक होता है फर्टिलिटी, एक होता है कैजुअलिटी। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ये ह्यूमन डेथ्स की बात करता है और ये डेथ्स और इंजरीज की बात करता है। कहीं पे अगर फैटलिटी का वर्ड यूज़ किया ना तो इसका मतलब है वो अमवात की बात कर रहा है, और अगर कैजुअलिटी आ गई है तो इसका मतलब उसमें डेथ भी हुई है और लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, फैटलिटी और कैजुअलिटी। अब वो कह रहे हैं टुडे इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइम। कहता है ये जो आज है ना वो बहुत ही खतरनाक वक्त है। किस चीज़ के लिए? कहता है टू बी होने के लिए। क्या होने के लिए? अ जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी। इन CPJ's हिस्ट्री, CPJ की हिस्ट्री में, इसकी तारीख में, फिर कॉमा। कहता CPJ CO जोडी गिन्सबर्ग वॉज कोटेड। कहता इसका हवाला दिया गया था एज सिंह, ऐसा कहते हुए कि ये वाली जो बात है ये किसने कही है? ये इसने कही है। तो वो ये असल में बात कर रहा है CPJ CEO जोडी गिन्सबर्ग की। उन्होंने ये वाली बात कही थी कि ये जो आज का टाइम है ये जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इन्हें अपना काम करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये वो बात कर रही हैं। अब वो कह रहा है इट इज़, ये है, पॉसिबली मतलब शायद, ऑल्सो द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोफेशनली। कहता अगर आप प्रोफेशनली पे देखा जाए ना तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब यही है कि जर्नलिस्ट के लिए आज के दौर में जो काम करना है वो बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहे हैं द राइज, कहता है ये जो इजाफा है ना सोशल मीडिया का, हैज़ ग्रेटली डीमोक्रेटाइज्ड। इसने क्या कर दिया है? इसने डीमोक्रेटाइज कर दिया है किसको? इंफॉर्मेशन को। ये क्या चीज़ होती है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इंफॉर्मेशन क्रिएशन को एंड शेयरिंग को। अब वो ये बात कर रहा है कि जो सोशल मीडिया है ना ये इसने बहुत आसान बना दिया लोगों के लिए कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करें और उसके बाद शेयर कर दें। तो डीमोक्रेटाइज को आप ये समझ लें कि कोई चीज़ है वो अब हर एक की पहुँच में है, हर पर्सन के लिए वो एक्सेसिबल है। पहले जहाँ तो कुछ लोगों के लिए होता था इन्फॉर्मेशन को बनाना और उसको फैलाना, अब क्या है वो हर पर्सन जिसके पास सोशल मीडिया अकाउंट है वो ये सारे काम वो खुद ही कर रहा है। अब वो कह रहा है इनएडवर्टेंटली, कहता ना चाहते हुए भी। इट हैज़ ऑल्सो मैग्नीफाइड, इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऑल द डेंजर्स, सब खतरात को। किसके खतरात को? ऑफ मैस कम्युनिकेशन, इस चीज़ के। अब कौन से खतरात? कहता दैट रिस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट स्पेंड डिकेड्स, जिसको ये वाला जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया था उसने गुजार दिए 10 साल, कई साल उसने गुजारे बिल्ड करने के लिए प्रोसेसेस को एंड पॉलिसीज को। किस लिए? ताकि वो टू अवॉइड, मतलब अवॉइड कर सकें। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो ये बात कर रहा है कि तब ना चाहते हुए भी इसने बढ़ा दिया किसको? खतरात को, मैस कम्युनिकेशन के। कहता इसके साथ ही, कहता ये वो खतरात है जो कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया आउटलेट की बात, न्यूज़ एजेंसीज की बात कर रहा है, न्यूज़ वो वाली ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, जो फैलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहता ये जो लोग हैं इन्होंने स्पेंड किया है, इन्होंने गुजारे हैं डिकेड्स। कहता डिकेड्स क्या होते हैं? 10 साल, कई साल इन्होंने गुजारे हैं बिल्ड करने के लिए प्रोसेसेस और पॉलिसीज को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को जिनके तहत हम जो हैं वो बच सकें। किससे बचना था? इन डेंजर से, इन खतरात से। तो वो यही बात कर रहा है कि अभी इसने ऊपर क्या बात की है? उसने यही बात की है कि सोशल मीडिया की वजह से जो है वो हर पर्सन को इख्तियार मिल गया, वो खुद ही इंफॉर्मेशन को, न्यूज़ को बनाता है, खुद ही स्प्रेड करता है। तो कहता है कि इस काम के करने की वजह से ये वाला जो काम है ये खुद ब खुद हो रहा है। इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होता है? मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसका मतलब होता है ना चाहते हुए भी, मतलब आपकी इंटेंशन ही नहीं है, आपका इरादा ही नहीं है और वो खुद ब खुद होता जाए, अनजाने में होता जाए। और अगर इसके साथ आप इन रिमूव कर दें तो इसका मतलब होता है एडवर्टेंटली, और इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब है जानबूझकर कोई काम करना। अब ये जो काम हो रहा है वो इनएडवर्टेंटली हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये खतरात जो है ये मैग्नीफाई हो रहे हैं। मैग्नीफाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एम्पलीफाई हो रहे हैं, इंटेंसीफाई हो रहे हैं। अच्छा, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ये ज़रा लेंथी सेंटेंस है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। कह रहा विद डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, मतलब फॉल्स न्यूज़ और लाइज के बढ़ने के साथ, इनके फैलने के साथ,
एंड पब्लिक डिस्कोर्स ग्रोइंग इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड, कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते जा रहे हैं अपने ओपिनियंस में। फिर कोमा कहता है डेमागोग्स। डेमागोग्स कौन से होते हैं? वो लीडर्स होते हैं जो आप ये समझ लें मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। आप समझ लो मुफाद परस्त लोग, मतलब भड़काने वाले, धोखेबाज रहनुमा, ये उनकी बात कर रहा है। और कहाँ? वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। हैव अटैक्ड, वो अटैक कर चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। फिर कोमा कहता सीकिंग टू, चाहते हुए, इरोड करना, कमज़ोर करना, इट्स क्रेडिबिलिटी, इसकी भरोसामंदी को। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है, कहता है कि जो डिसइंफॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोगों की बातचीत है, मतलब लोगों के जो ओपिनियंस हैं जो पोलराइज्ड हो गए हैं, बहुत डिवाइडेड हो गए हैं, कहता है ये वाले जो लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने अटैक कर दिया मेन स्ट्रीम मीडिया को। अच्छा, से किस तरह से अटैक किया? कहता चाहते हुए कि वो वीक कर दें इसकी क्रेडिबिलिटी को, इसकी भरोसामंदी को। आप ये चीज़ देखो, पोलराइज्ड क्या होती है? पोलराइज्ड का मतलब होता है कि लोग, जैसे आपने चार्जेस को देखा है ना, जैसे एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो अगर कोई बातचीत है या लोगों के ओपिनियंस जो है वो पोलराइज्ड हो जाएं, तो इसका मतलब है वो स्प्लिट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। लोगों के ओपिनियंस जो है वो अलग अलग हो गए हैं। डेमागोग्स क्या होते हैं? ये लीडर्स होते हैं। और कौन से लीडर्स हैं ये मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। इरोड का मतलब क्या होता है? इरोड का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, किसी चीज़ को आप ये समझ लो ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को वीक कर देना। और यहाँ पे किस चीज़ को वीक करने के लिए लगे हुए हैं? इस चीज़ को, क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबिलिटी क्या चीज़ होती है? ये आप समझ लो कि भरोसामंदी, एतबार, कि इनके ऊपर एतबार ही ना रहे, इनके ऊपर ट्रस्ट ही ना रहे। इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स कौन है? मतलब आप ये समझ लो कि जो ट्रेंड सेटर्स हैं, जो ओपिनियन देने वाले होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब जिनकी बातचीत का लोगों पे असर होता है। किसी, अब इन्फ्लुएंसर कुछ भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को भी लेकर हो सकते हैं। और यहाँ पे आप ओपिनियन लीडर समझ लें, ये वाले जो अपना ओपिनियन देते हैं। कहता हैव यूज्ड, वो इस्तेमाल कर चुके हैं देयर क्लाउड, अपने क्लाउड को। क्लाउड क्या होता है? अपना पावर, उनका इन्फ्लुएंस जो लोगों के ऊपर होता है। लोगों को पता होता है, उनको पता होता है कि लोग जो है उसकी बात जो है बहुत तवज्जो से सुनते हैं और उनकी बातचीत का लोगों पे असर होता है। तो ये क्या है? ये अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ कर रहे हैं, अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं। और किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, जो भी इनके प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, जो भी स्टेज मिला हुआ है, जो भी मीडियम है इनका, जो भी चैनल इनको मिला हुआ है, टू शो, वो क्या करें? शो कर दें, इंस्टिल कर दें, भर दें। किस चीज़ को? डिस्ट्रस्ट को। डिस्ट्रस्ट क्या होता है? मतलब बदगुमानी को, शक को, बेतबारी को। किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ? कह रहा है मीडिया वर्कर्स, इनके खिलाफ। फिर कोमा कहता ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, डिमिनिशिंग, कमज़ोर करते हुए, कम करते हुए, वीक करते हुए, पब्लिक एम्पैथी, पब्लिक की एम्पैथी को। एम्पैथी क्या होता है? उनकी रहमदिली, उनकी नर्म दिली। किसके लिए? फॉर जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट की स्ट्रगल के लिए, एंड प्लाइट, उनकी मुसीबतों के लिए। तो अब इसको जोड़ते हैं। अब वो कह रहा है, कहते हैं इन्फ्लुएंसर ने अपनी ताकत और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है ताकि मीडिया कारकुनों पर अदम एतमाद पैदा हो और धीरे धीरे लोगों की, सहाफ़ियों के मसाइल और मुसीबत से हमदर्दी खत्म हो। तो इसने ये वाला काम किया इन्होंने अपने इन्फ्लुएंस के जरिए। तो ये इन्फ्लुएंसर्स है और ये इसका ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, हैव यूज्ड। क्लाउड क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन्होंने दो चीज़ों को यूज़ किया, एक अपने क्लाउड को, अपनी पावर को, अपने इन्फ्लुएंस को, और दूसरा अपने प्लेटफॉर्म्स को। इन दोनों को इस्तेमाल करके इन्होंने इस चीज़ को किया है। शो करने का मतलब होता है इंस्टिल करना, किसी के अंदर डालना, किसी के अंदर फैलाना किसी चीज को। और किस चीज को फैला रहे थे? डिस्ट्रस्ट को। ठीक हो गया। और अगेंस्ट लगा के बताया उसने किसके खिलाफ ये सारा काम कर रहे थे। और जब वो ये काम कर रहे थे तो उसके साथ साथ ये वाला काम होता जा रहा था कि लोगों को इनकी मतलब मुश्किलात हो गई, इनकी मुसीबतें हो गई, इनसे जो हमदर्दी थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो प्लाइट क्या चीज़ होती है? प्लाइट का मतलब होता है कि हार्डशिप्स, उनकी डिफ़िकल्टीज, उनकी डिस्ट्रेसेस, उनकी मुसीबत, मुश्किल हालात, उनके दुख। अब वो कह रहे हैं दिस मच इज़ एविडेंट, कहता है ये बहुत साफ है,
किस में साफ है, कहता इन द अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज वाजिया हो, क्लियर हो। अच्छा कौन सी चीज, कहता लैक ऑफ कंसर्न, किसी को कोई कंसर्न नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। किस चीज की, फोर लगा के बता रहा है, जर्नलिस्ट लाइफ, इनकी सहाफियों की जिंदगी की, एंड लिबर्टी और इनकी आज़ादी की। अमिट कहता किस दरमियान में, कहता अमिट अ रैपिड राइज, एक बहुत तेजी से जो इंक्रीज हो रहा है, किस चीज में, इन रिपोर्टेड फैटलिटीज, उन अमवात में जिनको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि ये साफ दिखाई देता है कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी और आज़ादी की फ़िक्र कम होती जा रही है, जबकि उनकी कत्ल की जो रिपोर्ट है वो तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही हैं। तो ये उसने बात की है इस पूरे के पूरे सेंटेंस में। अब ये चीज़ देखो, अपेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई चीज़ क्लियर है, एविडेंट है, नोटिसेबल है, सबको नज़र आ रही है। कंसर्न ही नहीं है, लैक ऑफ कंसर्न का मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं है। कंसर्न मतलब कोई उनको परेशानी नहीं है, और किसके लिए नहीं है वो फोर लगा के बता दिया, ठीक है। और अमिट का मतलब क्या है, और इसी दौरान के मतलब ये चीज़ तो चल रही है, उसके साथ साथ ये चीज़ भी हो रही है, इवन दो करके ये चीज़ें चल रही हैं, फिर भी इसके बावजूद इनको इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है। तो आप अमिट को यहाँ पे ड्यूरिंग भी समझ लो। अब वो कह रहा है द राइज, कहता है ये जो इंक्रीज है, किस चीज़ में इंक्रीज है, कहता है जर्नलिस्ट किलिंग, इन सहाफ़ियों को मारने में ये जो इंक्रीज है, कहता इस पार्ट वो हिस्सा है किसका, ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड, एक बहुत बड़े रुझान का। अच्छा कौन सा रुझान, ऑफ मजलिंग, कि दबा देना है, किसी की आवाज़ को दबा देना, किसी को मतलब सप्रेस कर देना, खामोश कर देना। अच्छा किस चीज़ को, द मीडिया, मीडिया को, ग्लोबली पूरी दुनिया में। तो इजी वर्ड्स में आप ये समझ लें, वो ये बात कर रहा है कि ये जो किलिंग्स हो रही है ना, ये जो जर्नलिस्ट किलिंग है, ये रैंडम नहीं हो रही, ये एम ही नहीं हो रही, ये सारी की सारी ये जो किलिंग्स हैं ये वर्ल्ड वाइड एफर्ट्स का हिस्सा हैं, ये उसका एक पार्ट है। और ये कौन सी कोशिशें हैं, ये कोशिशें हैं मीडिया को साइलेंस करने की या उसको कंट्रोल करने की। तो वो ये वाली बात कर रहा है इस सेंटेंस में। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पैटर्न, टेंडेंसी, किसी का रुझान जो है, जो उस किसी चीज़ की मूवमेंट है, जो उसका अंदाज है। और मजलिंग का मतलब क्या होता है, मजलिंग का मतलब होता है किसी को साइलेंस कर देना, खामोश कर देना, सप्रेस कर देना, स्टिफल कर देना, गैग कर देना। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा ये सेंटेंस ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको मैं दोबारा रिकॉर्ड करी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो कह रहे हैं दिस इज़ एन इशू, कहता है ये वो मसला है, दैट शुड वरी सॉल्व, कि ये मसला हम सबके लिए ये एक प्रॉब्लम है, हम सबको इसको लेकर जो है वो फिक्रमंद होना चाहिए। एम डैश लगा के बता रहा है क्या मसला, क्या चीज़ है, क्यों हम लोगों को इसके ऊपर वरीड होना चाहिए। कहता बिकॉज, क्योंकि सेंसरशिप प्रिवेंट्स अस, जो सेंसरशिप है ना, सेंसरशिप क्या चीज़ होती है, सेंसरशिप का मतलब होता है कंट्रोल करना या न्यूज़ को दबा देना। कहता है ये जो सेंसरशिप है ये प्रिवेंट करती है, रोकती है अस, हमें, किस चीज़ से, फ्रॉम एड्रेसिंग करप्शन एंड क्रिमिनलिटी, ये हमें रोकती है किस चीज़ से, करप्शन और जुर्म को सामने लाने से रोकती है। एंड फ्रॉम होल्डिंग द पावरफुल टू अकाउंट, और किस लिए रोकती है, ताकतवर लोगों को जवाबदेह बनाने से भी। सीपीजे चीफ नोट्स, ये कौन कहता है ये वाली सारी बात, ये सीपीजी का चीफ कह रहा है। तो अगर ऐसे आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो वो यही बात कर रहा है कि ये फ़िक्र की बात हम सब के लिए, क्योंकि जब मीडिया को कंट्रोल किया जाता है तो हम एक्सपोज नहीं कर पाते करप्शन को, क्राइम को, और इससे क्या होता है वो जो ताकतवर लोग जो बैठे हुए हैं ना, उनको जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता, उनसे हिसाब नहीं लिया जा सकता। तो ये कौन कह रहे हैं, ये वाले जो पर्सन है, ये वाले ये बात कह रहे हैं। चलें अब ये देख लें सेंसरशिप क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। रिस्ट्रिक्शन जो होती है, रेगुलेशन, कंट्रोल, जो इसको पाबंदी लगाई जाती है। क्रिमिनलिटी, क्रिमिनलिटी का मतलब आप समझ लो यहाँ पे खिलाफ वर्जी हो गई, गैर कानूनी अमल जो हो गए, लॉलेसनेस हो गई, रॉन्ग डूइंग हो गई। अच्छा, और उसके बाद उसने यूज़ किया होल्डिंग डैश टू अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, होल्डिंग समवन टू अकाउंट का मतलब होता है किसी को जवाबदेह बनाना, किसी से हिसाब लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसने पावरफुल की बात की है, यहाँ पे दा है और पावरफुल है। अच्छा एक चीज़ नोट करो, पावरफुल तो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे दा आर्टिकल क्या कर रहा है, तो ये चीज़ याद रखो, द के पास जब आपको एडजेक्टिव नज़र आए तो इसका मतलब है ये कॉमन प्लूरल नाउन है, ये सारे के सारे ताकतवर लोगों की बात कर रहा है, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, जितने भी ताकतवर लोग हैं
ये उनकी बात कर रहा है। अगर द पुअर कहेंगे तो इसका मतलब है सारे के सारे गरीब लोग। द रिच करके बात करेंगे तो इसका मतलब है सारे के सारे अमीर लोग। द पावरफुल सारे के सारे ताकतवर लोग। अब वो कह रहा है दिस ट्रेंड इज स्पेशली एविडेंट, कहता है ये जो ट्रेंड है ना, ये जो रुझान है, ये खास तौर पर वाजिया है। कहाँ? इन पाकिस्तान में। फिर कोमा कहता वेयर द मीडिया हैज़ बीन अंडर सीज, जहाँ पे जो मीडिया है वो रहा है अंडर सीज, मतलब अंडर अटैक, या उसको कंट्रोल किया जाता है फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। अमिट कहता किसके दौरान? एन ऑनगोइंग सोशो पॉलिटिकल क्राइसिस, कहता है ये जो जारी है ना सोशो पॉलिटिकल क्राइसिस, कौन से क्राइसिस? जो पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस हैं उनके दौरान। तो सिंपल वर्ड्स में देखें तो वो यही बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान में ये वाला रुझान आपको आम नज़र आएगा, मीडिया अंडर कंट्रोल है, अंडर प्रेशर है, अंडर अटैक है कई सालों से। रीज़न क्या है? पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से। अच्छा, अब इसमें क्या देखने वाला है? ट्रेंड का मतलब मैंने आपको बता दिया था, रुझान है। एविडेंट का मतलब होता है वाजिया, और अंडर सीज होने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो है वो अंडर अटैक है या अंडर असॉल्ट है, मतलब उस पर हमला किया जाता है या उसको अटैक किया जाता है। फॉर मैनी ईयर्स मतलब काफ़ी सालों से। अमिट मतलब ड्यूरिंग समझ लो, इस दौरान। ऑन गोइंग मतलब चलता हुआ। सोशो पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब किसकी बात कर रहा है? मतलब लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान में ये जो क्राइसिस है। सोशो क्या होता है? सोसाइटी से निकला, मतलब लोग हो गए, कल्चर हो गया। और दूसरा जो पॉलिटिक्स है उसका मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट लगा दो, लॉज लगा लो, लीडरशिप्स लगा लो, मतलब सोशो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो यहाँ तक अभी तक, ये एडिटोरियल काफ़ी लेंथी हो गया, और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पूरी वीडियो देखते हो कि आधी छोड़ देते हो। कहता अटेम्प्ट्स, कहता कोशिशें, टू कंट्रोल करने की। किस चीज़ को? इट, इसको, हैव बिकम, ये बन चुकी हैं, कंसिडरेबली मोर ब्रेजन विद टाइम। मतलब क्या? वो यही कह रहा है कि इसे कंट्रोल करने की जो कोशिशें हैं वो हो गई हैं। क्या हो गई हैं? ज़्यादा बेपाक वक्त के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा। आप ये समझ लो ब्रेजन को बोल्ड को कहते हैं, ऑडेशियस को बोलते हैं, बेखौफ, बेशर्म, नडर, ढीठ, इसको बोलते हैं। एंड द इंडस्ट्री इज़ नाउ बीइंग टारगेटेड, और जो इंडस्ट्री है इसको टारगेट किया जा रहा है किसके साथ? लॉफेयर के साथ। लॉफेयर मतलब क्या है? मतलब कानूनी जंग के साथ, एज वेल एज, और साथ ही साथ आउटराइट। आउटराइट का मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल, पूरे, वायलेंस के साथ। किसके ज़रिए? बाय बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, इन दोनों के ज़रिए। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है ये जो कोशिश है ना कंट्रोल करने की, इसको, ये बन चुकी हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वक्त के साथ। और कहता है ये जो इंडस्ट्री है ना इसको टारगेट किया जा रहा है, इसको निशाना बनाया जा रहा है। किसके साथ निशाना बनाया जा रहा है? लीगल केसेस के साथ, और साथ ही साथ डायरेक्ट वायलेंस के साथ, तशद्दुद के साथ। और किसके ज़रिए? कहता स्टेट के ज़रिए, मतलब गवर्नमेंट के ज़रिए, और नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए, मतलब दूसरे जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उनके ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा था इस सेंटेंस में। और स्टेट एक्टर्स कौन सा है? मतलब गवर्नमेंट्स की बात कर रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब पावरफुल लोगों की यहाँ पे बात कर रहा है। और लॉ फेयर का मतलब क्या है? लीगल एक्शंस लिए जा रहे हैं इनके खिलाफ। आउटराइट का मतलब होता है डायरेक्ट, कंप्लीट, टोटल। कह रहा है पाकिस्तान अकाउंटेड फॉर, पाकिस्तान जो है वो जिम्मेदार है 6 जर्नलिस्ट किलिंग्स इन 2024, कि पाकिस्तान जिम्मेदार है 6 सहाफ़ियों के कत्ल का 2024 में। ऑफ विच 3 वर डेलिबरेटली मर्डर, कहता जिसमें जो 3 थे उसको जानबूझकर मर्डर किया गया, अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक? CPJ के मुताबिक। तो वो यही बात कर रहे हैं ना, 2024 में 6 जर्नलिस्ट जो थे पाकिस्तान में मारे गए, और उनमें से जो 3 थे उनको जानबूझकर मर्डर किया गया। कह रहा द ईयर, ये जो साल है, मार्क्ड, इसने दिखाया, शो किया, द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, सिंस 2021, 2021 से पहली दफ़ा, दैट जर्नलिस्ट फैटलिटीज़, ये जो सहाफ़ियों की अमवात हैं ये वर रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया गया था इन द कंट्री, मुल्क में। कहता मेकिंग, बनाते हुए, द डेटियोरेटिंग सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल जो कि और डेली ख़राब होती है, जो और ख़राब हो रही है, ऑल द मोर अलार्मिंग, इसको क्या बनाया इसने? और ज़्यादा अलार्मिंग, मतलब ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है।
तो अब इसको जोड़ें तो वो यही बात कर रहा है कि ये जो ईयर है ना, ये पहली दफ़ा दिखा रहा है 2021 से जर्नलिस्ट की अमवात को जो रिकॉर्ड की गई थी इस मुल्क में। कहता है ये किस तरह से दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये चीज़ करते हुए कि ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, ये और ज़्यादा वर्स हो रही है, ये और ज़्यादा ख़राब हो रही है, और ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। फैटलिटीज़ क्या होता है ये मैंने बता दिया था। डिटेरियोरेटिंग का मतलब क्या होता है? डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्स हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है। अलार्मिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब बहुत ज़्यादा खौफनाक है, परेशान कुन है। जर्नलिस्ट लाइव्स कहता है जो सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ हैं ना शुड नॉट बी रिटन ऑफ एज मोर स्टैटिस्टिक्स, कि ये जो सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ हैं ना सिर्फ अदाद शुमार नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर दो कि इतने मारे गए या इतने नहीं मारे गए, उनको नंबर्स के तौर पर ट्रीट ना करो। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डाटा को कहते हैं, फिगर्स को कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। दे प्रोवाइड कहता है ये मुहैया करते हैं वाइटल एक इम्पोर्टेंट पब्लिक सर्विस को, मतलब वो मुहैया करते हैं एक बहुत ज़रूरी अवामी खिदमत को, दैट इन्वॉल्व जिसमें शामिल होती हैं मच पर्सनल सेक्रीफाइस, कि जिसमें बहुत ज़ाती कुर्बानियाँ जो हैं वो शामिल होती हैं, मतलब वो ज़ाती कुर्बानियाँ देकर जो हैं वो अपनी ड्यूटी करते हैं। ये अफसोसनाक है दैट ये कि देयर इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, कहता है ये जो इनकी इम्पोर्टेंट सबसे अहम कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो इनका अहम हिस्सा है टू सोसाइटी में आर बीइंग रीपेड, कि उसको अदा किया जा रहा है विद इंक्रीज्ड वायलेंस, बढ़ते हुए वायलेंस के साथ, एंड सप्रेशन और दबाव के साथ। तो वो ये कह रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वो सोसाइटी में इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतना हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन उनको रीपे कैसे किया जा रहा है? वायलेंस के ज़रिए या सप्रेशन के ज़रिए। मतलब यहाँ तो उन पर तशद्दुद किया जाता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सप्रेशन का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना, ओप्रेस कर देना, दबा देना। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंथी एडिटोरियल था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टार्ट से एंड तक पूरे एडिटोरियल में मेरे साथ बने रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।